हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने पिछली 6 क्लास में एफएमपी के 315 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप आरपीएससी एएन एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो बचे हुए 85 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। किसी भी माइनर सब्जेक्ट को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो अपनी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन के लिए एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच ज़रूर से ज्वाइन करें, चाहे आप वर्किंग में हो या फुल टाइम प्रिपरेशन। एग्रो अकेडमी ने एग्री इंजीनियर्स का काम बहुत आसान कर दिया है उनके टारगेट बेस्ड स्टडी के द्वारा। फ्री डेमो के लिए दिए हुए नंबर पे एसएमएस करें, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आज हम सीड ड्रिल की बनावट से शुरू करेंगे और फिर कटाई और उससे जुड़े जो आर्थिक पहलू हैं उन तक के सवालों को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होगा, हम हर सवाल के पीछे का क्यों और कैसे भी जानेंगे। जी, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1316। द फ्रेम ऑफ सीड ड्रिल इज यूजुअली मेड ऑफ, यानी सीड ड्रिल का जो फ्रेम होता है वो आमतौर पर किस चीज से बना होता है? इसका सही जवाब है बी, एंगल आयरन। एंगल आयरन। जी, देखिए, खेती की मशीनरी में ना मटेरियल चुनना हमेशा एक बैलेंस का खेल होता है। आपको मजबूती भी चाहिए, हाँ, ताकि वो खेत के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को झेल सके। बिल्कुल, और साथ ही वजन भी कम रखना है ताकि ट्रैक्टर उसे आसानी से खींच सके। सही है। मतलब अगर पूरा सॉलिड स्टील का बना देंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। तो एंगल आयरन वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और हल्के वजन का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। समझ गई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। इन अ सीड ड्रिल द सीड बॉक्स इज मेनली मेड अप ऑफ। सीड ड्रिल में जो सीड बॉक्स होता है वो किससे बनता है? ये बनता है ए, माइल्ड स्टील की शीट से। माइल्ड स्टील, इसकी क्या खास वजह? इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, माइल्ड स्टील बहुत लचीला होता है, इसे आसानी से किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब सीड बॉक्स बनाना आसान हो जाता है। जी, और दूसरी वजह है लागत। ये दूसरे मटेरियल्स की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। तो डिजाइन की आसानी और लागत, ये दो बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 318 पर। उस डिवाइस का नाम क्या है जो बीज गिराने के बाद बनी नाली को वापस मिट्टी से भर देती है? ये तो काफी सीधा सवाल है। इसका जवाब है सी, कवरिंग डिवाइस। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। इसका काम ही यही है, बीज को मिट्टी की एक हल्की परत से ढक देना ताकि अंकुरण के लिए सही माहौल मिल सके। सही बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मशीन का दिल है। क्वेश्चन नंबर 319। ये किस सीड मीटरिंग डिवाइस की बात हो रही है जिसमें एक फीड व्हील पर महीन और मोटी धारियां बनी होती हैं? ये सबसे आम और लोकप्रिय मैकेनिज्म है डी, फ्लूटेड फीड टाइप। फ्लूटेड फीड टाइप, ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घूमने वाला खांचेदार रोलर हो। जब ये घूमता है तो इसके खांचों में बीज फंसकर आगे बढ़ते हैं और सीड ट्यूब में गिर जाते हैं। अच्छा, और वो महीन और मोटी धारियों का क्या काम है? वो अलग अलग आकार के बीजों के लिए होता है। छोटे बीजों के लिए महीन धारियों वाला हिस्सा और बड़े बीजों के लिए मोटी धारियों वाला। वाह, मतलब एक ही मशीन से सरसों और चना दोनों की बुआई हो सकती है, बस एक छोटे से एडजस्टमेंट से। कमाल है। जी, चलिए अगला मैकेनिज्म देखते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 320। वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें गोल प्लेट पर बने छोटे छोटे खानों में एक एक बीज उठाया जाता है और फिर गिराया जाता है? ये है सेल्फ फीड मैकेनिज्म। ये प्रिसिजन प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिसिजन प्लांटिंग मतलब जहां फ्लूटेड फीड एक लाइन में बीज गिराता है, वहीं सेल्फ फीड एक एक बीज को उठाकर बिल्कुल सही दूरी पर रखता है, जैसे कपास या मक्का की फसल में। अच्छा, तो ये एक तरह से बीजों को गिन गिन कर बोने जैसा है। बहुत सटीक। बिल्कुल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 321। कौन सा मैकेनिज्म घूमने वाले ब्रश का इस्तेमाल करता है? इसका जवाब है सी, ब्रश फीड मैकेनिज्म। ये खास तौर पर बहुत छोटे या कह सकते हैं घास जैसे बीजों के लिए कारगर है। अच्छा, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा? हाँ, ब्रश धीरे धीरे बीजों को हॉपर से बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे उनका बहाव एक जैसा बना रहता है। इंटरेस्टिंग। तो हर तरह के बीज के लिए एक अलग समाधान है। अब क्वेश्चन नंबर 322। बेस पर बने छेद से बीजों को समान रूप से खेत में बांटने का काम किसका है? ये सी, कप फीड मैकेनिज्म का काम है।
इसमें एक डिस्क पर छोटे छोटे कप लगे होते हैं। जैसे ही डिस्क घूमती है, कप नीचे से बीज उठाते हैं और ऊपर आकर सीड ट्यूब में पलट देते हैं। ये एक बहुत पुराना और भरोसेमंद तरीका है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 323 पर। पिकर व्हील मैकेनिज्म, ये किस तरह के बीजों के लिए सही है? नाम से ही पता चल रहा है, पिकर व्हील, ये चुनने का काम करता है। हाँ, तो ये बड़े आकार के बीज जैसे मक्का, मूंगफली या राजमा, इनके लिए बना है। ये भी एक एक बीज को ही उठाता है। ठीक है। अब एक सवाल जो बीज नहीं बल्कि उर्वरक से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 324, वो कौन सा फीड मैकेनिज्म है जिसमें एक दांतेदार पहिया होता है जो उर्वरक को आगे पहुंचाता है? ये परिभाषा है सी स्टार व्हील मैकेनिज्म की। स्टार व्हील। जी, ये खास तौर पर दानेदार उर्वरकों को समान मात्रा में गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में देखने को मिलता होगा। बिल्कुल सही। अब बुआई के प्रोसेस के एक और हिस्से पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, बीज गिराने से पहले जमीन में नाली बनाने के लिए क्या लगा होता है? इसका सही जवाब है डी, फरो ओपनर। फरो ओपनर। हाँ, इसका काम बहुत सीधा है, मिट्टी में एक साफ और सही गहराई की नाली बनाना ताकि बीज उसी में गिरे। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 326, शॉवल टाइप ओपनर्स, ये किस तरह के खेतों के लिए सबसे अच्छे होते हैं? शॉवल टाइप ओपनर अपनी मजबूत बनावट के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ये पथरीले और कठोर मिट्टी वाले खेतों के लिए बेहतरीन है। जहां दूसरे ओपनर टूट सकते हैं, ये वहां भी काम कर जाते हैं। चलिए अब बुआई का चैप्टर पूरा हुआ। अब फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 327, 1 हेक्टेयर धान की कटाई में औसतन कितने मानव घंटे लगते हैं? अगर हम पारंपरिक तरीकों से कटाई की बात करें तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। सही जवाब है बी, 170 से 200 मानव घंटे। ओह, काफी ज्यादा है। जी, इसी से पता चलता है कि हार्वेस्टर जैसी मशीनें कितना समय और मेहनत बचाती हैं। बिल्कुल। और गेहूं के लिए ये आंकड़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 328। गेहूं की कटाई में धान से थोड़ी कम मेहनत लगती है। इसके लिए सही जवाब है ए, 80 से 150 मानव घंटे। ठीक है, अब एक सामान्य ज्ञान का सवाल। क्वेश्चन नंबर 329, धान की कटाई का मुख्य महीना कौन सा होता है? भारत में खरीफ की मुख्य फसल धान है और इसकी कटाई का जो पीक टाइम है वो है बी, अक्टूबर-नवंबर। सही। अब कुछ पारंपरिक उपकरणों पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, हैंड चॉपर का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? इसे आम भाषा में सी, गंडासा कहते हैं। ये चारा काटने का एक भारी भरकम पारंपरिक औजार है। गंडासा। ठीक है, अब बात करते हैं दरांती की। क्वेश्चन नंबर 331, नवीन सिकिल के कटिंग एज की लंबाई कितनी होती है? यह एक स्टैंडर्ड माप है। इसका सही उत्तर है बी, 225 मिलीमीटर। और ये बनती किस मटेरियल से है? क्वेश्चन नंबर 332, इन सिकिल मेटालिक ब्लेड इज मेड ऑफ। एक अच्छे दरांती का ब्लेड हमेशा बी, कार्बन स्टील का बना होता है। कार्बन स्टील ही क्यों? क्योंकि कार्बन ही स्टील को वो कठोरता और तीखापन देता है जिससे धार लंबे समय तक बनी रहती है। समझ गई। और ब्लेड का वो हिस्सा जो हैंडल के अंदर घुसा होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 333। उस हिस्से को टैंग कहते हैं। ये एक तरह से ब्लेड की जड़ है। टैंग जितना मजबूत होगा, ब्लेड उतना ही मजबूती से टिका रहेगा। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। अब एक मशीन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 334, चारे वाली फसलों को काटने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है? इस मशीन को डी, मोवर कहते हैं। जैसे लॉन मोवर होता है वैसे ही ये खेतों में काम करता है। और जब हार्वेस्टर फसल काटता है तो पीछे कटी हुई फसल की एक लाइन छोड़ता जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 335, उसे बी, स्वाथ कहते हैं। स्वाथ। जे, ये कटी हुई फसल की एक व्यवस्थित पंक्ति होती है जिसे बाद में इकट्ठा करना आसान हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है। अगला सवाल फसल की नमी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 336, कटाई के समय धान में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। कटाई के लिए सबसे सही नमी का स्तर है सी, 20 से 24%। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो? अगर ज्यादा नमी पर काटा तो दाना सुखाने में दिक्कत होगी, और अगर बहुत सूखने के बाद काटा तो दाना टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब क्वालिटी खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अब कुछ विविध सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, पडलिंग कितने गहरे पानी में की जाती है?
पडलिंग के लिए आदर्श गहराई सी 5 से 10 सेंटीमीटर पानी की मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 342, मिट्टी के ढेलों को तोड़ने और मिट्टी को हल्का दबाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इस दोहरे काम के लिए डी कल्टीपैकर का इस्तेमाल होता है। कल्टीपैकर। ये दोनों काम एक साथ करता है जी। इसका अगला हिस्सा ढेलों को तोड़ता है और पिछला हिस्सा मिट्टी को दबाकर नमी को लॉक कर देता है। बहुत बढ़िया। अब फार्म मशीनरी के अर्थशास्त्र पर कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 348, वह समीकरण किसने विकसित किया जो किसी मशीन, पावर और श्रम की कुल वार्षिक लागत को बताता है? यह फार्म मशीनरी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है और यह समीकरण ए हंट ने विकसित किया था। हंट। जी। इसी समीकरण से किसान तय कर पाते हैं कि कोई मशीन खरीदना उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 349, जब किसी मशीन की उम्र टेक्नोलॉजी के पुराना पड़ जाने से तय होती है तो उसका डेप्रिसिएशन किस तरह की लागत में आता है? डेप्रिसिएशन यानी मशीन के मूल्य में कमी, यह हमेशा एक ए निश्चित लागत होती है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब चाहे आप मशीन चलाएं या ना चलाएं, समय के साथ उसकी कीमत कम होगी ही। बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 350, वो कौन सा उपकरण है जिसकी फिक्स कॉस्ट की तुलना में उसे चलाने की लागत यानी बिजली और श्रम ज्यादा होती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डी सबसॉइलर। सबसॉइलर वो कैसे? देखिए, सबसॉइलर खरीदने में शायद उतना खर्च ना आए, लेकिन ये जमीन की बहुत गहराई तक जाता है, तो इसे खींचने के लिए बहुत ज्यादा पावर वाला ट्रैक्टर चाहिए, जिससे डीजल का खर्च यानी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। एकदम सही। वाह, क्या बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब फिर से सीड ड्रिल के कुछ और टेक्निकल पहलुओं पर लौटते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 351, जहां खेत में पुरानी फसल के अवशेष पड़े हों, वहां कौन सा फरो ओपनर अच्छा काम करता है? ऐसी मुश्किल परिस्थितियों के लिए सी सिंगल डिस्क टाइप ओपनर सबसे बेस्ट है। सिंगल डिस्क। हाँ, इसका तेज घूमने वाला डिस्क कचरे को काटकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरे ओपनर्स में कचरा फंस सकता है। ठीक है, और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 353, तेज रफ्तार से चलने वाले सीड ड्रिल में आमतौर पर कौन सा फरो ओपनर इस्तेमाल होता है? हाई स्पीड के लिए बी डबल डिस्क ओपनर को प्राथमिकता दी जाती है। डबल डिस्क। जी, 2 डिस्क मिलकर वी आकार का एक बहुत साफ फरो बनाती हैं और तेज गति में भी मिट्टी को इधर उधर उड़ाती नहीं है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, क्वेश्चन नंबर 357, ये जांचने की प्रक्रिया कि सीड ड्रिल सही मात्रा में बीज गिरा रही है या नहीं क्या कहलाती है? ये एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है और इसे बी सीड ड्रिल कैलिब्रेशन कहते हैं। सीड ड्रिल कैलिब्रेशन। हाँ, अगर ये ना किया है तो हो सकता है कि आप खेत में जरूरत से बहुत कम या बहुत ज्यादा बीज डाल दें और दोनों ही सूरतों में पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। सही बात है। अब एक एडवांस मशीन पर सवाल, क्वेश्चन नंबर 358, वह कौन सा उपकरण है जो वैक्यूम से एक एक बीज को उठाकर बोता है? ये वैक्यूम के सिद्धांत पर काम करता है और इसे न्यूमैटिक सीड ड्रिल कहते हैं। न्यूमैटिक सीड ड्रिल। जी, ये आज की तारीख में सबसे सटीक प्लांटिंग टेक्नोलॉजी में से एक है। बहुत बढ़िया। अब हम पावर ट्रांसमिशन और वीडिंग से जुड़े सवालों के आखिरी सेट पर आते हैं। चलिए। क्वेश्चन नंबर 378, जब 2 समानांतर शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी हो तो कौन सा ड्राइव रेकमेंड किया जाता है? जब 2 समानांतर शाफ्ट पर बिना किसी स्लिपेज के पावर पहुंचानी हो तो सबसे भरोसेमंद तरीका है सी गियर ड्राइव। गियर ड्राइव। बेल्ट क्यों नहीं? बेल्ट स्लिप हो सकती है लेकिन गियर कभी स्लिप नहीं होते। अच्छा। और बेल्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 383, कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी बेल्ट इस्तेमाल होती है? ऐसी स्थितियों के लिए डी वी टाइप बेल्ट सबसे उपयुक्त होती है। वी टाइप। जी, इसका वी आकार पुली में बेहतर पकड़ बनाता है, जिससे कम जगह में भी ये ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर पाती है और स्लिपेज भी कम होता है। अब निराई गुड़ाई पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 385, इनमें से कौन सा हाथ से चलाया जाने वाला वीडर है? ये सभी पारंपरिक हाथ के औजार हैं, स्पेड, खुरपी और ग्रबर। तो सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 386, स्पेड यानी फावड़े का कार्य सिद्धांत क्या है? जब हम फावड़ा चलाते हैं तो हम उसे मिट्टी पर पटकते हैं या जोर से धसाते हैं। ये एक डी इम्पैक्ट एक्शन है। इम्पैक्ट एक्शन। जी, हम मिट्टी को काट नहीं रहे हैं बल्कि उस पर प्रहार करके उसे तोड़ और हटा रहे हैं। बहुत खूब। तो इसके साथ हमने आज के लिए निर्धारित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर कर लिया है।
ये सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि फार्म मशीनरी की दुनिया की एक छोटी सी यात्रा थी। कमेंट करके बताएं कि आज के सत्र में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बिल्कुल। और अगर आप इस सीरीज का अगला भाग चाहते हैं तो कृपया चैट में यस कमेंट करें। आपका फीडबैक हमें यह समझने में मदद करता है कि आपको किस तरह के कंटेंट की जरूरत है। हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, इसलिए एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना करें। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में।